ऑल गुड सर, आप ठीक स्टार्ट। ठीक है। ओके सर, पहले सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 तारीख है और 1 तारीख का सर ये ना, मतलब लाइक 2 बार वो हो रही है। सर वॉइस अच्छा रिपीट हो रही है। अरे आप सभी की माइक ऑन, सभी माइक ऑन कीजिए ना। ओके, रिपीट हो रही है। ठीक है, 1 सेकंड रुकना बच्चों, थोड़ा सा देखने दो मुझे कैसे करना है। अभी भी रिपीट हो रही है क्या किसी को? सर ऑल गुड। नो सर, नहीं सर अभी ठीक। नो सर अभी ठीक है। ठीक है, गुड। तो आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और हैप्पी न्यू ईयर लेट सर। स्टार्ट विद माय, या ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। और भी किसी का हैप्पी न्यू ईयर रह गया हो तो वो भी प्लीज कंप्लीट कर लीजिए अपना। चलो ठीक है। सो पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, पहले कि 1 सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी सबको? कोई लेटेंसी, कोई इशू आ रहा है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, वेल एंड गुड। ओके, तो हम ज्योग्राफी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है। और इस चीज में पहले से मेरा आपको एक सजेशन ये रहेगा कि हम ये अपना जो डायलॉग है इसको एटलीस्ट लेक्चर्स के लें, तो इसको ना हम यूनिलेटरल रखने की बजाय बाइलेटरल रखेंगे। ठीक है, बाइलेटरल इन अ सेंस कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप में से किसी को कोई इशू आता है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे तुरंत पूछें। छोड़ने का नहीं है कि भाई मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में पूछ लूंगा। और किसी भी तरीके का हेजिटेशन रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। डन सर। ओके ओके, गुड। ठीक है। तो जिसका अपना बैकग्राउंड वॉइस क्लियर है, मतलब कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, वो सारे बच्चे अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, कुछ क्वेरीज होंगी आपकी भी। हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं थोड़ा सा। एक सबसे पहले एक ग्लास सीलिंग जो है हमारे बीच में, उसे हटाते हैं। ठीक है, ग्लास सीलिंग इन अ सेंस कि हम दोनों के बीच में, दोनों तरफ के बीच में कोई भी किसी तरीके का गैप, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यस सर। आप में से जो जो बच्चा यस माइक सर। ऑन रख सकता है वो प्लीज रखिए। ओके। तो हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात तो ज्योग्राफी जैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं सबसे बच्चों से पूछना चाहूंगा, आप सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और भी किसी मोटिव से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं? सर सर यूपीएससी यूपीएससी है। है। सर यूपीएससी के लिए। प्राइमरली आपके लिए मेन यूपीएससी है। ठीक है, गुड। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये काफी ज्यादा लेक्चर जो ना कम्प्रिहेंसिव होने वाले हैं। कम्प्रिहेंसिव इन अ सेंस कि आपको मैं जितना ज्यादा पॉसिबल है इंफॉर्मेशन नॉलेज वो आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आपको किसी और सोर्स की जरूरत ना पड़े। ठीक है। ओके सर। सेकेंड थिंग है कि हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के काफी सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी भी मैं आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क दे देता हूँ कि हम डेली फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ पार्ट पढ़ेंगे और कुछ पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का भी पढ़ेंगे। ओके। वर्ल्ड यस ज्योग्राफी सर। थोड़ा सा रह जाएगा, तो उसको भी हम साथ साथ किसी किसी दिन कवर करते चले जाएंगे। लेकिन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव फिजिकल और इंडियन ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हाँ जी। सर वॉइस बीच बीच में रुक रही है, ठीक से समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं क्या। अच्छा, अभी भी रुक रही है? नहीं सर वॉइस तो सही नहीं, आ अभी रही जो है। आपने आई बोला। थिंक उनका नेटवर्क इश्यू है। वॉइस सही आ रही ठीक है है सर। ठीक है। ओके ओके। तो बेटा, जिसको वॉइस इशू आ रहा है आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन एक बार फिर से चेक कर लीजिए अपना। श्वेता आप एक काम कीजिए, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है सर, एक सेकंड। ठीक है,
तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। वैसे भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, तो अगर किसी का वो कहीं पे इशू आता है ना, तो वो इस लेक्चर को दोबारा से विजिट कर सकता है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया कि फिजिकल और इंडियन, हम इन दोनों पे अभी शुरू शुरू में फोकस करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं बाद का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादातर ना डिस्क्रिप्टिव होता है, बिकॉज इसमें कहीं पे कंसेप्ट नहीं लग रहा होता। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादातर केसेस में फिजिकल का ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर आप माउंटेन्स पढ़ रहे हो, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में एंडीज पढ़ोगे, रॉकीज पढ़ोगे, तो ये क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, यानी प्योर फैक्चुअल कंटेंट होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, और वो हम मैप के साथ ही कवर कर पाएंगे। तो जब तक आपका फिजिकल साइड ही क्लियर नहीं होगा, तब तक आप ये वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं समझ पाओगे। इंडियन ज्योग्राफी का ऐसा है कि इसमें आपको कंसेप्ट भी कवर हो जाएगा साथ में थोड़ा बहुत, और इंडियन ज्योग्राफी में फैक्ट्स भी होते हैं, तो वो हम दोनों दोनों साथ साथ में कवर करते हुए अभी से चलेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, इतना मेरा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ज्योग्राफी को लेकर के। अब लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट ओनली, ठीक है। तो आप बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा कि ज्योग्राफी में कब ज्योग्राफी का आप मतलब क्या समझते हो? कोई है आप में से जो ज्योग्राफी की सर डेफिनेशन देना चाहेगा? यस सर, स्टडी ऑफ अर्थ को सर स्टडी ज्योग्राफी ऑफ अर्थ। बोलते हैं। अच्छा, दो बच्चों ने बोला स्टडी ऑफ अर्थ। तो बेटा अर्थ पे तो बहुत चीजें हैं, अर्थ के अंदर भी बहुत चीजें हैं, अर्थ के बाहर भी बहुत चीजें हैं। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? सर आई सर थिंक वही जो दोनों चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो बाहर है अर्थ के उसके बारे में भी पढ़ना है, और जो अर्थ के नीचे है उसके बारे में भी पढ़ना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। हाँ जी, वो जो किसी मतलब मनुष्य के लिए उपयोगी है, बस उसी को पढ़ा जाता है। मनुष्य के लिए उपयोगी है, यानी जो अर्थ के ऊपर इंसान है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पार्शियली आइडिया है, ठीक है। सर अर्थ को चलो, जानने के लिए इसकी स्टडी करते हैं कि ऐसा इसका इंटीरियर कैसा है, ये अंदर से हॉट है या फिर मतलब कैसा है, अंदर से लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है, या फिर इसके ऊपर जो माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज और प्लेन्स वगैरह होते हैं इनकी स्टडीज करते हैं, ओशंस वगैरह इनकी स्टडी करते हैं। तो इसमें होता है ज्योग्राफी में ही। ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के, हाँ मतलब दो पर्सपेक्टिव आपकी बातों से निकल के आ रहे हैं कि एक अर्थ का फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ना पड़ता है जिसमें कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स भी होंगे, ओशन भी होगा, एटमॉस्फेयर भी होगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और एक बच्चे ने बोला कि जो मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, रिसोर्सेस हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी सब इसमें पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी में। इन डिटेल में आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में अगर मैं बताऊं कि ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एज अ होम टू मैन, ठीक है। यानी कि अर्थ है, इसकी जो सरफेस है, इसकी जो स्टडी है, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी जो वर्ड आया है वो जियो मतलब अर्थ सरफेस, ठीक है, और ग्राफी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। कभी भी आप ज्योग्राफी को लेकर के कभी भी किसी एटलस को ओपन करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि उधर मैप्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कभी स्टेट का मैप होगा, कोई इंडिया का मैप होगा, कोई वर्ल्ड का मैप होगा, और उस मैप में वो लोग दिखाने की क्या कोशिश करते हैं। तो कोई मैप होगा जिसमें आपको पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाई जा रही होंगी, कोई मैप होगा जिसमें आपको नेचुरल बाउंड्रीज दिखाई जा रही होंगी, कोई मैप होगा जिसमें रिसोर्सेस दिखाए जा रहे होंगे, किसी में क्लाइमेट, किसी में ओशन करेंट्स। तो यानी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जो भी फिनोमेना चल रहा है, उस सारे फिनोमेना को स्टडी करना ही ज्योग्राफी का मेन मोटिव है। तो अगर हम कभी भी ज्योग्राफी को एक इस पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करें कि भाई इसमें तो हमें पहाड़, नदियां यही पढ़ना है,
तो वो एक पार्शियल इंफॉर्मेशन है। हमेशा ज्योग्राफी पढ़ी जाती है तो वो एक सिंथेसिस के साथ पढ़ी जाती है। किसके साथ? सिंथेसिस के साथ। आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो भी कह रहा हूँ? किसी को कोई लैग हो रहा हो, कोई इशू हो रहा हो तो बीच में मुझे इन्फॉर्म कर देना पहले से। हाँ जी सर। सर क्लियर हो रहा सर? यस ठीक है सर, कोई ठीक है। इशू नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि सिंथेसिस में पढ़ी जाती है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है कि अलग अलग जो नॉलेज की जो फील्ड है इन सभी को एक साथ कंबाइन करके पढ़ना। ठीक है। जब आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो तो आप केवल उसका फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे। फिजिकल मतलब पहाड़ और नदियां नहीं पढ़ोगे, उसमें आप उस अर्थ की सरफेस पे तो इकोनॉमी भी हो रही है। ठीक है। अर्थ की सरफेस पे इकोनॉमी के साथ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज, सब चीजें आ जाती हैं। फिर अर्थ की सरफेस पे पॉलिटी भी हो रही है, यानी कि जियो पॉलिटिक्स बोला जाता है उसे। ठीक है। कंट्रीज के बीच में फाइट हो रही है, नेशंस के बीच में स्ट्रगल्स हो रहे हैं, डिप्लोमेसी हो रही है, वो भी इसमें ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एस्पेक्ट में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिजिकल का मैं एक बार बता देता हूँ कि फिजिकल एस्पेक्ट में आपका एटमॉस्फेयर भी होता है, जिसको हम क्लाइमेटोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है। जो आप बोल रहे हो कि रॉक्स वगैरह की पढ़ाई, जैसे कि आप माउंटेन्स की बात कर रहे हो तो वो पढ़ा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है। ऐसे ही जब हम समुंदर के बारे में पढ़ते हैं, ओशन, तो उसे हम ओशियनोग्राफी कहते हैं। ठीक है। फिर कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर का भी एंगल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अर्थ की सरफेस पर हो रहा होता है। तो ये वाला साइड किस में आता है? आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में या फिर बायो ज्योग्राफी में। ठीक है। लेकिन इन दी एंड ये सारा क्या है? एक फिजिकल एस्पेक्ट है। ये सिर्फ एक चीज है ज्योग्राफी की। इसके अलावा जब ह्यूमन एस्पेक्ट आ जाता है, जब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे बेशक जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? इंसान है। और इंसान पहाड़ों पे भी इम्पैक्ट डालता है, जंगलों पे भी, नदियों पे भी, अर्थ की सरफेस सरफेस पे भी। ठीक है। तो ह्यूमन का भी एंगल पढ़ना पड़ता है, और ह्यूमन के एंगल में रिसोर्सेस आ जाते हैं। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि आयरन ओर कहाँ मिलता है, या फिर कॉपर, बॉक्साइट, ये सब कहाँ मिलता है, ये भी हमें पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा ह्यूमन पॉलिटिकल चीजें भी कर रहा होता है, तो वो हम जियोपॉलिटिक्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है। इस तरीके से इसमें भी बहुत सारे फील्ड हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक छोटा छोटा या फिर मोटा मोटा आइडिया कहीं ना कहीं लग गया होगा कि ज्योग्राफी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, इट इज ऑल्सो अबाउट स्टडिंग ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट। ठीक है। बता दीजिए बच्चों, हाँ या ना? यस सर, यस यस सर। सर। ठीक है यस ठीक है, सर। और क्लियर। चलो ठीक है। तो अब सबके सब सोच रहे होंगे कि सर ये सब हमारे एग्जाम को लेकर इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो ये सब क्यों जानना? ये सब इसलिए कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये सोचो कि नहीं हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया तो हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, तो बहुत रॉन्ग आइडिया है। ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट होगी। जब आपसे ज्योग्राफी से रिलेटेड एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो ऐसे नहीं समझना कि वो एनवायरनमेंट का ही सब्जेक्ट है। आपको एनवायरनमेंट भी ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ेगी। आप बायोम पढ़ोगे, ये सब भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि ज्योग्राफी क्या है? इज अ स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एज अ होम टू मैन। इसे कहीं पे नोट भी कर सकते हो चाहो तो। अगला क्वेश्चन मैं बढ़ना चाहूंगा, ये है कि हु इज फादर ऑफ ज्योग्राफी? कोई बता सकता है? इरेटोस्थनीज। अर्थसनीज। एराटोस्थेनेस। वेरी गुड। एराटोस्थेनेस ने ही ज्योग्राफी वर्ड दिया था। और जब एराटोस्थेनेस ने ज्योग्राफी वर्ड दिया था तो उनका यह मानना था कि हम केवल अर्थ की सरफेस पे क्या क्या हो रहा है सिर्फ हम उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है। कि भाई फलानी जगह पे पहाड़ है, फलानी जगह पे नदी है, फलानी जगह पे जंगल है। उनका केवल पर्सपेक्टिव इस एंगल तक लिमिटेड था। लेकिन बाद में ज्योग्राफी को
जरूरत पड़ी एक साइंस की फॉर्म में सब्जेक्ट बनाने की, उसके लिए फिर इनको मूव करना पड़ गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। यानी कि अगर हम कुछ पढ़ भी रहे हैं कि पहाड़ है तो ये इधर ही क्यों है, नदी है तो वो इधर ही क्यों है, जंगल है तो इधर ही क्यों है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट केवल और केवल अमेज़न बेसिन या फिर आपके अफ्रीका के एंगल पे ही क्यों है, क्यों ये 0 to 5 डिग्री के बीच में और 0 to 25 डिग्री के बीच में ही मिलते हैं। ठीक है, तो जब आपका ये पार्ट जुड़ जाता है वाई से कि क्यों है, तब आपकी साइंस शुरू हो जाती है। और जब आपकी साइंस शुरू हो जाती है तो आप कोशिश करते हो कि अंडरलाइंग कॉज को ढूंढने की, कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और जब अंडरलाइंग कॉज को आप ढूंढते हो तब आप उसमें थ्योरीज में घुसते हो और पर्सपेक्टिव में घुसते हो कि किसके हिसाब से क्या चीज है। ठीक है, तो इन टोटल हमें ज्योग्राफी में सिर्फ ये नहीं पढ़ना कहाँ क्या है, हमें ये भी पढ़ना है कि कहाँ जो भी है, जहाँ पर भी जो है वो क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझ में आ गई कि ज्योग्राफी क्या है, क्यों है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। तो ठीक है, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है हमारा सबसे पहला, जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, सब रेडी? एनर्जी नहीं दिखाई दे रही बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। बीच बीच में हमें भी यस सर, ओके सर, ये सुनने की यस आदत है। सर, रेडी। ओके ओके गुड। ठीक है, एक एक दो ही बोल दिया करो, वेट मत करो। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, फिर ये बताओ कि हमें सबसे पहला जैसा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ, हमें ये ज्योग्राफी के लिए पढ़ना क्यों है, कोई बताएगा? हम्म, चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हमें अगर सरफेस पढ़ना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो सरफेस ऐसी है क्यों, क्योंकि अर्थ की सरफेस प्लेन नहीं है, अर्थ की सरफेस में पहाड़ भी है, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन भी हैं, और फिर डिप्रेशंस भी हैं। तो पहाड़ हैं तो क्यों हैं, और प्लेट्यूज हैं तो क्यों हैं, प्लेन है तो क्यों हैं, और डिप्रेशंस हैं तो क्यों हैं। मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में घुसते हैं, कॉज मतलब क्या होता है कि किसी चीज का होना, किसी चीज का होना, और इफेक्ट मतलब होता है उस चीज का क्या असर रहा। ठीक है, अगर हमें ये पता करना है अर्थ की सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब पूरी प्लेन नहीं है, तो वो क्यों नहीं है। और जब अगर हमें ये ही पता करना है कि प्लेन क्यों नहीं है, उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि अर्थ के अंदर क्या है। और अर्थ के अंदर का पता करना है तो उसके लिए हमें पता करना है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, अर्थ बनी कैसे है। अगर बनी है कैसे है वो पता होगा तो उसके अंदर क्या फिनोमेना चल रहा है वो भी हमें पता चलेगा, और उसके बेस पे उसके सरफेस पे क्या हो रहा है वो भी हमें पता चलेगा। इसलिए हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ना जरूरी है। ओरिजिन तो सब समझ रहे होगे ना, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। ठीक है, मेरे को मालूम है कि काफी बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से भी होंगे, ठीक है, बट सॉरी फॉर दिस, मेरे को टर्मिनोलॉजीज केवल इंग्लिश में ही मालूम है, तो आपको कहीं ना कहीं ये एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे साथ। इज इट फाइन? यस सर हम सब। यस सर यस। ओके ओके गुड, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो इसके लिए दो तरीके की बातें चलती हैं, मतलब पुराने टाइम से, अगर एंशियंट और मिडिवल टाइम से अगर हम स्टार्ट करें कि अर्थ की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो इधर बहुत सारे लोगों ने पर्सपेक्टिव दिए। स्ट्रैबो, कांत, वरीनियस, इस तरीके के काफी ज्योग्राफर्स भी थे जिन्होंने अपना अपना एंगल देने की कोशिश की। लेकिन अगर हम इनको डिवाइड करें कि भाई इन पर्सपेक्टिव में कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, या फिर कैटेगराइज करें, तो एक आया था रिलीजियस पर्सपेक्टिव। ठीक है, जिसमें बिल्कुल अंधाधुंध बातें। ठीक है भाई, एक थे महाशय, कोई बिशप थे, बिशप आर्क। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अर्थ भाई 4000 साल पहले और 9 बजे बनी थी।
मतलब देख रहे हो इनका कॉन्फिडेंस, 9 बजे, और वो भी 4,000 साल पहले, टाइमिंग भी बता दी इन्होंने। तो इस तरीके की जो एब्सर्ड बातें जो थी, इनको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई ऐसे तो नहीं बनी होगी अर्थ। क्योंकि इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी भी जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, वो भी आज के टाइम से 1500 वो हो गया, और 2000 साल ये, जब यही 3500 साल पुरानी है। और इससे पहले हमें जो प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस मिलते हैं वो तो 7-8 हजार साल पुराने मिलते हैं। मैं तो ये भी आइडिया तो क्लास गलत में ही मैं हो भी गया। उसको समझ। हाँ जी, जी कोई क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं पाया। बेटा कोई कुछ बोल रहा है, क्लियर करो। कंटिन्यू कीजिए सर आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो था ये तो रिजेक्ट हो गया। फिर इसके आगे आया दूसरा एंगल, जिसे बोलते हैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर आई बहुत सारी थ्योरीज, ठीक है। और इन थ्योरीज से ही बात शुरू हुई कि अर्थ का ओरिजिन कैसे शुरू हुआ। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग सब ये नोट डाउन करते जाइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई थी जो थ्योरी, उसके बारे में जो अक्सर बात चलती है, वो है गैसियस हाइपोथेसिस। और ये दी थी इमैनुअल कांत ने, ठीक है। प्रीलिम्स में यूपीएससी में पहले पूछा जाता था, अभी स्टेट पीसीएस में भी अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा हाइपोथेसिस किसने दिया था। इवन एक बार मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के ऊपर जो जो थ्योरीज हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये चीजों की नॉलेज बाद में हेल्प कर जाए। तो सबसे पहले आया गैसियस हाइपोथेसिस, ये दिया था इमैनुअल कांत ने। और उन्होंने क्या बताया कि अर्थ का ओरिजिन हुआ, सबसे पहले एक हुआ करता था नेबुला। नेबुला मतलब कि एक स्पेस स्पेस था, उसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स थे जिन्हें बोलते थे प्लेनेटेसिमल। और प्लेनेटेसिमल के ये जो पार्टिकल्स थे, ये पहले बहुत ठंडे हुआ करते थे। सब समझ पा रहे हो बात को? हेलो, यस सर। ठीक है ठीक है। आप सर आपको लग रहा सर होगा कि ये थोड़ा आउट। हाँ जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आपको एक रिकॉर्डेड नहीं सेशन सेकंड। सर, में आ रही है आपकी आवाज। उसमें देख लेना, अगर कहीं पे कुछ छूटता है ना तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो बच्चों एक चीज मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये वेल पहला सेशन है, ज्योग्राफी के कम से कम 60 70 80 क्लासेस चलेंगी। और डे बाय डे नए नए टॉपिक के हिसाब से बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ये आज का जो सेशन है, ये बस एक बैकग्राउंड है, ये आपको ज्योग्राफी का एक छोटा सा एक आइडिया देने का है, ताकि आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके। एक थोड़ी सी आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ चीजें वो भी हैं जो चीज हमने नहीं सोची थी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक ये जनरल ओवरव्यू वाला सेशन है, इसको आप ऐसे नहीं लीजिएगा कि भाई इसमें मेरा एग्जाम से रिलेटेड क्या आने वाला है, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड जो आने वाला है वो आपको कल या परसों से मिलेगा, बट इफ आई मूव टू दैट पार्ट डायरेक्टली, हो सकता है कि मैं आपके साथ जस्टिस ना करूं, ठीक है। तो अभी इसमें आपको कोऑपरेट करना है, थोड़ा थोड़ा समझना है, और एक दिमाग में पर्सपेक्टिव बैठाने की कोशिश करनी है। मैंने आपको अभी बताया कि ओरिजिन ऑफ अर्थ की हमें बात क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता करना है कि सरफेस पे क्या है, ठीक है। तो ये चीज उससे रेलेवेंट है। तो ये एक थ्योरी है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसको आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, गैसियस हाइपोथेसिस दिया इमैनुअल कांत ने दिया। ये जो पार्टिकल्स थे ये बहुत ही ज्यादा ठंडे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इन पार्टिकल्स के मूवमेंट शुरू हो गई, यानी आपस में एक दूसरे से ये टकराने शुरू हो गए। अब जब टकराएंगे पार्टिकल्स तो क्या हीट बढ़ेगी? यस सर। जवाब दो। ठीक है, हीट बढ़ेगी। क्या फ्रिक्शन बढ़ेगा?
यस सर। ठीक है, हीट बढ़ेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा, और पार्टिकल्स टकरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल भी काम करेगा। यस सर। ठीक। और जब ये सारे एलिमेंट काम कर रहे होंगे तो होगा क्या कि पार्टिकल आपस में कोलाइड होना शुरू कर देंगे, कोलाइड होंगे, टकराएंगे, और टकराने के साथ साथ ये जो भी पार्टिकल्स थे इनके आपस में एक एंगुलर मोमेंटम शुरू हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को ऐसे समझ लो कि ये पार्टिकल्स जो इकट्ठे बॉल की शेप में थे आपस में, इनका घूमना शुरू हो जाएगा, यानी these particles start spinning around a certain axis। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ा, मोशन बढ़ा, और ये पार्टिकल्स टकराने शुरू हो गए। ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा, इतनी हीट यहाँ पर बढ़ जाएगी, इतनी हीट बढ़ जाएगी कि ये स्वेलिंग करने लग जाएगा। ये पूरा का पूरा जो बॉडी है ये बड़ी हो जाएगी साइज में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो आपस में पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे से स्पेस में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। तो ये जो नेबुला जो पहले शॉर्ट था, छोटा था, ये नेबुला अब एक्सपेंड हो चुका है। अब ये यहाँ पर जब एक्सपेंड करेगा तो इधर ही बीच में दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि जब कोई चीज घूमने लगती है, जैसे ये कोई घूम रही होगी, तो जब जो फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करे उसे बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल, और जो फोर्स इसको पार्टिकल्स को बाहर फेंकने की कोशिश करेगी उसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। हुआ क्या कि जब यहाँ पर ये नेबुला भी घूम रहा तो इधर भी ये दोनों फोर्सेस काम करी। होगा क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हावी हो जाएगी। ठीक है। यानी कि ये साइज में भी बड़ा होता जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ती जा रही है। होते होते क्या होगा कि ये जो नेबुला था इसका एक स्लाइड या फिर एक जो एक्सिस है इतना, वो इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है। और जो कोर होगा, कोर और ज्यादा डेंस हो जाएगा। ये जो कोर जो डेंस हुआ ये सन बन जाएगा, और जो बाहर ये जो पार्टिकल्स थे ये आपस में टकरा टकरा के ये प्लैनेट्स बन जाएंगे। ठीक है। और ये सब सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे होंगे। इस तरीके से इमैनुअल कांत ने बताने की कोशिश की कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, और इसी के साथ साथ इंसाइट्स देने की कोशिश की कि हमारी अर्थ कैसे बनी होगी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स थे शुरू में ये वाले, ठीक है, वही पार्टिकल्स अर्थ के भी पहले थे। इन्होंने भी आपस में घूमना शुरू किया, टकराना शुरू किया, फिर इनकी भी एक कोर बनेगी, और कोर बनने के साथ साथ ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हो होके अर्थ बना देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना सब हमने समझा तो बेशक दिया, लेकिन ये थ्योरी हो गई रिजेक्ट। इसके ऊपर बहुत सारे कॉज थे, वो हमारे काम के नहीं है, लेकिन फिर भी आपको छोटा सा बता देता हूँ कि इमैनुअल कांत ने यहाँ पर ये बोला कि भाई कोल्ड थी पहले पार्टिकल्स, उन्हें कैसे पता, क्या एविडेंस है, कुछ नहीं पता। ये मूवमेंट शुरू हुआ, कौन सी फोर्स ने मूवमेंट शुरू किया? क्योंकि न्यूटोनियन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहती है जब तक कोई बाहर का उसके ऊपर फोर्स काम नहीं करती। तो क्या ऐसी फोर्स थी जिन्होंने इन पार्टिकल्स का मूवमेंट शुरू किया? ऐसा भी उन्होंने कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताया। ये थ्योरी हो गई रिजेक्ट। फिर इसके बाद और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारे इमैनुअल भाई नहीं बता पाए, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्लेनेट सॉरी गैसियस हाइपोथेसिस किसने दी थी? इमैनुअल कांत ने। अब आ जाते हैं अगला। ये कुछ हैं पॉइंटर्स जो नोट कराना चाहूंगा, आगे की थ्योरी मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड थ्योरी जो दी थी वो दी थी नेबुलर हाइपोथेसिस। ये दी थी लाप्लास ने, LAPLACE। ठीक है।
आपको विजिबल है? सबको वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। आप इसे नोट कर रहे हो? कुछ इंटरेस्ट आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा, कि बस ऐसे ही चल रहा है यूनिलेटरल? कूल। चलो ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस था, ये लेप्लस ने स्टार्ट किया। ठीक है, आप इन चीजों को फैक्चुअल फॉर्म में थोड़ा सा कोशिश कीजिए याद करने की। इसके बाद आया था प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ये दिया था चैम्बरलिन ने। ठीक है, नोट कीजिए आप ये लोग आते हैं। आरुष सर, नहीं। ठीक है, इतना नोट कर लिया क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसके इसके बाद नोट कीजिए टाइडल हाइपोथेसिस। ये दिया था जेम्स जीन ने। ठीक है, एक और हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, उसे नोट कर लीजिएगा। ये है सुपर नोवा हाइपोथेसिस। ये दिया था HOYLE, होयले ने। ठीक है, एक चीज इन सभी में कॉमन है, सबके में हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है जो चीज एक आइडिया की फॉर्म में है। ठीक है, और वो अभी तक प्रूव नहीं हुई है, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो फाइनल आता है, इतना आपको केवल इसके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए याद रखना है, क्योंकि ये किसी दिन वन लाइनर में पूछ लिया जाएगा, आप बोलोगे कि कहाँ था ये सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है बिग बैंग थ्योरी। आपने कहीं ना कहीं इस चीज का नाम भी सुना ही होगा। ठीक है, ये बिग यस सर। बैंग थ्योरी किसने दी थी? किसी को कोई आइडिया है? आई गेस नॉट। ठीक है, ये दी थी जॉर्जेस लीमेत्रे ने। ठीक है, GEORGESLEMAITRE। ठीक है, जॉर्जेस लीमेत्रे। ठीक है, इसको तो थ्योरी बोला गया और इससे पहले वालों को हाइपोथेसिस बोला गया। ठीक है, क्या डिफरेंस था? मैंने यहाँ पे बताया कि हाइपोथेसिस है तब जब आइडिया है लेकिन प्रूफ नहीं है। थ्योरी कब है? जब आइडिया भी है और उसका प्रूफ भी है। और ये वाला जो बिग बैंग थ्योरी है, इसका एविडेंस आपको मिलता है एक फिनोमेना से जिसे बोलते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ठीक है, ये आपका जब यूपीएससी का आप साइंस का टॉपिक कर रहे होगे तो उधर ये टॉपिक आएगा, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। तो आप इसको एक रिलेट कर सकते हो अभी से, अगर एग्जाम में आ जाए कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट फिनोमेना इज रिलेटेड टू व्हाट, तो उतना आंसर होगा बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, या फिर दूसरी चीज बोल सकते हो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स से रिलेटेड। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आप बस इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था कि एक छोटा सा एक डॉट है, डॉट बोल लो या फिर इसको सिंगुलैरिटी बोला गया था। ठीक है, एक सिंगल डॉट है जो कि इनफाइनाइटली डेंस है, मतलब जिसकी डेंसिटी का इन्फिनिटी में वैल्यू है और उसका टेम्परेचर भी इनफाइनाइट है। ठीक है, ये जो सिंगुलैरिटी है ये एक टाइम पे एक्सप्लोड होता है। ठीक है, यानी ये फट जाता है।
और जब ये फट जाता है तो इसी से ही आज के टाइम पे जो हमें गैलेक्सीज या स्टार्स या प्लेनेट देखने को मिलते हैं या मून उसके चारों तरफ, ये सब का सब जो निकल के आया वो इस सिंगुलैरिटी से ही आया। ठीक है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है याद करने वाली कि हमसे ये बोला जाता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितना पुराना है, वो है 14 बिलियन ईयर्स पुराना। ठीक है, 15 बिलियन ईयर्स पुराना। ठीक है, अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? सर 15 या 14? 15 बिलियन ईयर्स, 15 बिलियन ईयर्स। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है, यानी ब्रह्मांड है जो हमारा, वो कितना पुराना है? वो 15 बिलियन ईयर्स पुराना है। और ये किसने कहा? ये बिग बैंग थ्योरी ने कहा। ठीक है।